हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सो एजुकेशन। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर फूड एनालिस्ट के सेगमेंट में जो सेगमेंट मैंने आपको पढ़ाया था, जैसे कि फूड केमिस्ट्री का सेगमेंट, माइक्रोबायोलॉजी के कुछ सेगमेंट, फूड टेस्टिंग एंड एनालिसिस का सेगमेंट और फूड एडिटिव जैसे सेगमेंट, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को अभी हम यहाँ पर आपके सामने लेकर के आए हुए हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें, आपके टोटल जो 100 क्वेश्चंस आए थे, उनमें से लगभग 35 ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि मेरे सेगमेंट से आपसे पूछे हुए थे। आज के इस डिटेल्ड डिस्कशन में हम लोग उन्हीं 35 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको यहाँ पर कुछ चीज़ों को बता दें कि इन 35 क्वेश्चंस में से सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल एज इट इज नहीं देखने को मिले होंगे। अभी मैं यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करके आपको बताऊंगा भी कि कहाँ पर मैंने पढ़ाया और किस तरह के क्वेश्चंस आप यहाँ पर रिलेट करके या कुछ चीज़ों को हटा करके आप उसको सॉल्व कर सकते थे। जैसे कि अगर हम ट्रायल एंड हिट मेथड की अगर हम बात करें तो उस मेथड से भी कुछ क्वेश्चंस को आप कर सकते थे। इसके अलावा अगर आपने डिटेल में पढ़ रखा था किसी भी चीज को, तो आप उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर सकते थे। इसमें ओवरऑल हम लोगों ने 35 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। उन क्वेश्चंस की अगर हम बात करें लेवल की, तो हाँ, आपका जो पेपर का ओवरऑल लेवल था वो टफ साइड में था। तो पहली चीज तो आप ये मत सोचना कि आपका कट ऑफ बहुत ज्यादा जाने वाला है। आपका कट ऑफ कम जाएगा, हो सकता है कि उम्मीद से भी कम जाए। तो यहाँ पर जो ओवरऑल पेपर का अगर हम बात करें कि कैसा था, तो ये टफ मोड में ही आपको पेपर देखने को मिलता है। ठीक है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज्ड टू मेजर द टोटल एनर्जी कंटेंट इन द फूड थ्रू डायरेक्ट मेजरमेंट। मतलब आप डायरेक्ट मेजरमेंट करके कौन सी टेक्निक के द्वारा, कौन सी बेसिकली टेक्निक के द्वारा आप क्या कर सकते हो, टोटल एनर्जी कंटेंट को मेजर कर सकते हो। ठीक है। ऑप्शंस यहाँ पर आपके सामने है। आयन क्रोमेटोग्राफी, बॉम्ब कैलोरीमेट्री, रिफ्रैक्टोमेट्री, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर नन ऑफ दी अबव। तो देखो, इसको आपको पढ़ाया गया था न्यूट्रिशन के सेक्शन में। वहां आपको पता है कि बॉम्ब कैलोरीमीटर जो होता है उसके थ्रू आप क्या करते हो, डायरेक्ट आप मेजरमेंट करते हो टोटल एनर्जी कंटेंट का किसी भी फूड के अंदर। ठीक है। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बॉम्ब कैलोरीमेट्री। क्लियर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा अगला क्वेश्चन है। यहां पर आपसे कह रहा है कि विच इज द प्राइमरी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस फैटी एसिड इन पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल। मतलब जो आपके पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल होते हैं जिसमें कि ट्रांस फैट का फॉर्मेशन होता है, उसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन सा फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है। ऑप्शन कह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, अगला ऑप्शन है एक्सपोजर टू हाई हीट, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट, फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट ऑफ डबल बॉन्ड्स और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। तो देखो, आपको पता होगा कि जो आपका डबल बॉन्ड होता है उसके अक्रॉस जो कार्बन एटम्स होते हैं उस पर हाइड्रोजन का अरेंजमेंट अलग हो जाता है एज कंपेयर टू जो आपका सिस फॉर्म होता है। यही होता है आपका पार्शियल हाइड्रोजनेशन में, जो कि आपको पढ़ाया गया था। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट ऑफ डबल बॉन्ड्स। ठीक है, ये यहां पर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहां पर, विच कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर इज द मोस्ट प्रीवेलेंट इन प्लांट सेल्स या फिर उसके सेल वॉल कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू देयर स्ट्रक्चरल रिजिडिटी। ठीक है। प्लांट की जो सेल वॉल होती है उसके स्ट्रक्चरल रिजिडिटी के लिए यहां पर कौन सा पर्टिकुलर कंपोनेंट होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्शंस आपके सामने पेक्टिन, काइटिन, सेलुलोज, स्टार्च या फिर नन ऑफ दी अबव। तो देखो, यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेलुलोज। ठीक है। सेलुलोज जो होता है वो प्लांट की सेल वॉल में पाया जाता है और ये क्या करता है, उसके स्ट्रक्चरल रिजिडिटी को प्रोवाइड कराता है। क्लियर। ये भी क्वेश्चन कहां से है भाई? ये है आपका पॉलीसैकेराइड के पोर्शन से, और ये भी आपको क्या किया गया था भाई? पढ़ाया गया था। ठीक है। अगर आपको होमोपॉलीसैकेराइड का पोर्शन याद आ रहा हो तो वहां पर हमने सेलुलोज को पढ़ रखा है। क्लियर। आगे चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म बाय विच हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द ओबेसिटी व्हेन कंज्यूम्ड इन एक्सेस। जो आपका हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप होता है, अगर आप उसको ज्यादा अमाउंट में खाना शुरू कर दोगे तो उसकी वजह से क्या चीजें यहां पर देखने को मिलती हैं? बेसिकली यहां पर बताया जा रहा है कि अगर आप इसको बहुत ज्यादा एक्सेस में कंज्यूम करना शुरू कर देते हो तो उसकी वजह से मोटापा होता है, ओबेसिटी की कंडीशन होती है। ठीक है। तो किस वजह से होती है, बेसिकली आपको यही बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है एनहांस्ड प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन बनना ज्यादा शुरू हो जाएगी आपकी बॉडी में, इस वजह से मोटापा बढ़ेगा। या फिर इंक्रीज्ड इंसुलिन सेंसिटिविटी, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ने की वजह से मोटापा बढ़ना शुरू हो जाएगा। या फिर एक्टिवेशन ऑफ लाइपोजेनिक पाथवेज, या फिर डिक्रीज्ड सटाइटी सिग्नल्स, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। ठीक है। अब देखो, यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एक्टिवेशन ऑफ लाइपोजेनिक पाथवेज।
जो आपके लाइपोजेनिक पाथवेज होते हैं वो क्या होते हैं? देखो, हमने आपसे डिस्कस किया था कि जो भी आपका सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर होता है, मोनोसैकेराइड्स होते हैं, वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं, उसके बाद क्या होते हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होते हैं। ठीक है, आगे चल के अगर आप बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन करते हो, पर्टिकुलरली यहां पर बताया गया हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप के बारे में, तो वो जा करके आपकी बॉडी में फैट के फॉर्म में स्टोर होते हैं। तो फैट के फॉर्म में कैसे स्टोर होते हैं? वहां पर लाइपोजेनेसिस होती है, एक लाइपोजेनिक पाथवे चलता है जिसकी वजह से आपके बॉडी में फैट के फॉर्म में स्टोर होते हैं और आपका मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, इनडायरेक्टली यहां पर थोड़ा सा लैंग्वेज को घुमा करके आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? आगे चलते हैं भाई। देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कंसीडर द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ माइक्रोबियल रिप्रोडक्शन इन फूड्स। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने देखो, स्टेटमेंट्स जो हैं वो क्या क्या है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि बाइनरी फिजन जो होता है ये मोस्ट कॉमन मेथड होता है रिप्रोडक्शन का, ज्यादातर बैक्टीरिया के केस में। ठीक है, अगला यहां पर स्टेटमेंट कह रहा है कि बडिंग जो होती है ये एक ऐसा मेथड होती है जो कि ईस्ट में देखने को मिलती है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि माइसीलियल फ्रेगमेंटेशन ये देखने को मिलता है आपके मोड्स में एज अ मीन ऑफ रिप्रोडक्शन। क्लियर? अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि स्पोर फॉर्मेशन जो होता है वो सारे बैक्टीरियाज में होता है जब न्यूट्रिएंट जो है वो लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं तो। ठीक है, अब आपको बताना है कितने स्टेटमेंट सही हैं यहां पर। क्लियर? पहला ऑप्शन कह रहा है कि सारे ही सही हैं। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि केवल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है। फोर्थ कह रहा है कि आपके सामने यहां पर थर्ड ऑप्शन कह रहा है फर्स्ट और सेकंड सही है, फोर्थ कह रहा है सेकंड और थर्ड सही है, और लास्ट ऑप्शन है कि कोई भी नहीं सही है। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर हम गौर से देखें तो जो आपका फोर्थ स्टेटमेंट है ना, ये कह रहा है कि स्पोर फॉर्मेशन तब होता है जब सारे के सारे जो बैक्टीरियाज होते हैं उनमें न्यूट्रिएंट कंटेंट लिमिटेड होता है। देखो, हर एक बैक्टीरिया में स्पोर का फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलता है। क्लियर? ऐसा नहीं है कि हर एक बैक्टीरिया न्यूट्रिएंट की अनअवेलेबिलिटी के कारण स्पोर का फॉर्मेशन कर लेंगे। क्लियर? तो यहां पर आपका फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बाकी बचे हुए जितने भी स्टेटमेंट हैं वो सारे सही हैं, इसके बारे में आपको डिटेल में डिस्कस भी किया गया था। इस वजह से यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फर्स्ट, सेकंड एज वेल एज थर्ड आर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी को नहीं शो करता है? ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन कह रहा है ग्लूटाथियोन पेरोक्सिडेज, सेकंड ऑप्शन है कैटलेज, थर्ड ऑप्शन है ज़ैंथिन ऑक्सीडेज, फोर्थ है सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। क्लियर? अब देखो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ज़ैंथिन ऑक्सीडेज। ठीक है, अब यहां पर आपसे पूछा था कि कौन सा एंटीऑक्सीडेंट की तरफ वर्क नहीं करता, तो ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंटीऑक्सीडेंट की तरफ वर्क नहीं परफॉर्म करता है। क्लियर? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने मैच दी फॉलोइंग का क्वेश्चन है और यहां पर आपसे मैचिंग करानी है। बेसिकली अलग अलग टाइप के मिनरल्स एक कॉलम में दिए गए हैं और दूसरे कॉलम में यहां पर उनको मैच कराना है कि उनकी डेफिशिएंसी से कौन से डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। क्लियर? अब देखो यहां पर कैल्शियम की डेफिशिएंसी से क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग पहले मैच कर लेते हैं, फिर अपने स्टेटमेंट्स देख लेंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि कैल्शियम की अगर बॉडी में डिफिशियंसी होती है तो रिकेट्स जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। क्लियर? आगे यहां पर बात किया जा रहा है सेलेनियम की डेफिशिएंसी, तो इससे होने वाली जो डिसीज होती है वो होती है आपका लिवर नेक्रोसिस। क्लियर? अगला है क्रोमियम डेफिशिएंसी, तो इससे जो हमारा डिजीज होता है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस, और आयोडीन की डेफिशिएंसी से आप सभी को पता है कि क्या होता है भाई, गॉइटर होता है। अब सपोज दैट आपको एक ऐसा मिनरल था जो कि नहीं पता था। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि सेलेनियम के बारे में अगर आपको नहीं पता था तो बाकी के बारे में तो आपको पता था ना, उस बेसिस पर भी आप यहां पर पता लगा सकते थे कि कौन सा आंसर बिल्कुल करेक्ट है आपका। ठीक है, तो ये कैल्शियम, इसके अलावा क्रोमियम, आयोडीन, ये सारा आपको पढ़ाया गया था। हाँ, सेलेनियम में भी हम लोगों से छूट गया था, अगर यहां पर हम उसको ना भी जानते होते तब भी हम आंसर को सही कर लेते। क्लियर? तो यहां पर आप मैच करा लो। कैल्शियम की अगर हम बात करें तो रिकेट्स हो जाएगा, यानी ए का क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, ए का फर्स्ट तीन ऑप्शंस में दिए हुए हैं, अब बी का आपका थर्ड हो जाएगा, बी का थर्ड यहां पर आपको इधर देखने को मिल रहा है सेकंड ऑप्शन में। इसके अलावा क्रोमियम की डेफिशिएंसी से आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी सी का आपका 4 है। ठीक है, और डी का आपका सेकंड है। क्लियर? तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो जाएगा। आगे चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी आपके सामने मैच दी फॉलोइंग का ही है। यहां पर भी आपको एक कॉलम में डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल्स दिए हुए हैं और एक कॉलम में उनसे रिलेटेड जो फंक्शंस होते हैं वो दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहला आपका दे रहा है कि फास्फोरस जो होता है वो बोन और टीथ का फॉर्मेशन करता है। बिल्कुल करता है, ये हम लोगों ने पढ़ रखा था अपनी मिनरल्स की क्लास में। आगे बोल रहा है आयोडीन जो होता है वो थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस करता है। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ट्राईआइडोथायरोनिन, टेट्राइडोथायरोनिन, इनका यहां पर सिंथेसिस करने का काम करता है। ठीक है, आयरन की बात अगर हम करें तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड के अंदर। ठीक है, और इसके अलावा कैल्शियम की अगर हम बात करें तो यहां पर बताया जा रहा है नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन कराने का काम करता है। क्लियर?
अब आपको यहां पर ये बताना है कि कौन सा पेयर इनकरेक्ट है। तो अगर आप ध्यान दोगे तो ये सारे के सारे जो भी आपके सामने पेयर्स हैं वो सारे ही सही हैं, ठीक है। और इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ भी रखा है, ठीक है। कैल्शियम की केस की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने वहां पर डिस्कस किया था कि न्यूरो ट्रांसमिशन में ये हेल्प करने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी के लिए तो आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, बाकी के स्टेटमेंट तो ऑलरेडी सही है, ठीक है। तो यहां पर आपका जो लास्ट ऑप्शन होगा नन ऑफ दी अबव, ये करेक्ट जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो भी मैचिंग कराने से रिलेटेड ही है, और हमको यहां पर पहचानना है कि इनकरेक्ट पेयर यहां पर कौन सा है, ठीक है। तो पहले की अगर हम बात करें तो यहां पर बोल रहा है मोनो अनसैचुरेटेड फैट, और इसको बोल रहा है कि ये ऑलिव ऑयल में प्रेजेंट होता है। जी बिल्कुल प्रेजेंट होता है, पढ़ रखा है हम लोगों ने कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में ओलिक एसिड जो होता है वो ऑलिव ऑयल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। आगे हम बात करें ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होते हैं वो उनकी अगर प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो एंटी इंफ्लेमेटरी होती हैं, बिल्कुल सही है, इसके बारे में भी पढ़ रखा है। अगला स्टेटमेंट है कि ट्रांस फैट जो होते हैं वो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करते हैं। और लास्ट स्टेटमेंट यहां पर है कि सैचुरेटेड फैट जो होता है वो एनिमल प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा नन ऑफ द अबव भी एक ऑप्शन यह है आपके सामने। तो देखो अगर आप ध्यान दोगे ऑप्शन नंबर सी को, तो जो ट्रांस फैट्स होते हैं वो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है ना आपकी बॉडी के अंदर। ट्रांस फैट्स क्या करते हैं, ये बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएंगे आपकी बॉडी के अंदर, यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को बढ़ाने का काम करेंगे, एलडीएल को बढ़ाने का काम करेंगे, ठीक है। तो एचडीएल को अगर बढ़ा देते तो ट्रांस फैट हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाते, लेकिन हमारे लिए बेनिफिशियल तो होते नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? और इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा था कि एचडीएल जो होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल की तरह कंसीडर किया जाता है। तो यहां पर आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने है द कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ पेलाग्रा नोन एज 4D आर। अब देखो इसके बारे में लगातार बहुत सारी डाउट क्लास में एज वेल एज जब आपको इसके बारे में पढ़ाया गया था, विटामिन B3 के बारे में पढ़ाया गया था, तो वहां पर भी हम लोगों ने अपनी नोट्स के अंदर पढ़ा था कि जो पेलाग्रा होता है वो 4D सिम्टम्स को शो करता है, जिसमें से पहला डी होता है डायरिया, दूसरा होता है डिमेंशिया, तीसरा होता है डर्मेटाइटिस, और अगर ये अनट्रीटेड रह गया तो लास्टली आपकी डेथ हो सकती है। तो यही आपका हो जाएगा डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस एज वेल एज डेथ, ठीक है। इसमें तो आप लोगों को बाकी के ऑप्शंस को पढ़ने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए थी, और बिल्कुल सही स्टेटमेंट यहां पर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस एज वेल एज डेथ, ठीक है। बाकी को देखना ही नहीं है क्योंकि हम लोगों ने इसको रट रखा था, ठीक है। आगे चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने पूछ रहा है कि पाइनएप्पल्स कंटेन अ ग्रुप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स कॉल्ड। अब देखो पाइनएप्पल के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ रखा था प्रोटीएज, जब हम लोग पढ़ रहे थे प्रोटीएजेस के बारे में, तो वहां पर हम लोगों ने फाइसिन के बारे में पढ़ा था, ब्रोमेलिन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे कि रेनिन है, पेप्सिन है, इन सब के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो जो आपका पाइनएप्पल होता है उसके अंदर कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है, इसकी अगर हम बात करें, ऑप्शंस कह रहा है वेलियम, ब्रोमेलिन, पेपेन, सैफ्रनिन, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो यहां पर आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ब्रोमेलिन, ठीक है। ब्रोमेलिन पाया जाता है पाइनएप्पल के अंदर, जो कि एक टाइप का प्रोटीएज होता है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने कह रहा है कि पोटेशियम इज ऑल्सो नोन एज, पोटेशियम को हम और किस नाम से जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन आर काइनाइट, या फिर केलियम, या फिर कैट्रियम, या फिर कोरियम, या फिर नन ऑफ दी अबव। अब देखो एक डिजीज पढ़ा था ना हम लोगों ने, पोटेशियम की डिफिशियंसी से होने वाली डिजीज, जिसमें कि हमने बोला था हाइपोकैलेमिया, ठीक है। पोटेशियम की कमी से होता है हाइपोकैलेमिया। तो कैलेमिया जो वर्ड था वो पोटेशियम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हाइपो मतलब उसका कम हो जाना, ठीक है। तो कैलेमिया अगर आपको याद होता तो कैलियम यहां पर करेक्ट आंसर है, ये आपको बिल्कुल याद रहता, ठीक है। तो देखो यहां पर कैलियम आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइपोकैलेमिया से आप इसको सही कर सकते थे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपका है ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, और बेसिकली यहां पर ये जो क्वेश्चन है वो फूड टेस्टिंग एंड एनालिसिस का क्वेश्चन है, ठीक है। आपके सामने वेरियस काइंड ऑफ टेस्ट के नाम दिए हुए हैं, और आपको यहां पर मैच कराना है बेसिकली कि उन टेस्ट में हम क्या डिटेक्ट करते हैं। अब अगर हम बात करें आयोडीन टेस्ट की, तो आयोडीन टेस्ट जैसा कि आपको पता है कि स्टार्च के डिटेक्शन के लिए किया जाता है। अब स्टार्च ना दे करके यहाँ पर पॉलीसैकेराइड लिख दिया है, ठीक है। तो पॉलीसैकेराइड के लिए हम लोग इसको थर्ड से मैच करा देंगे, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। तो पॉलीसैकेराइड बेसिकली स्टार्च इज द टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड, ठीक है। अगला स्टेटमेंट है बेनेडिक्ट टेस्ट, और अगला स्टेटमेंट है बायोरेट टेस्ट, और लास्ट स्टेटमेंट है लिटमस टेस्ट। अब देखो लिटमस टेस्ट तो आप लोग बचपन से परफॉर्म करते आए हो, ठीक है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये यहां पर डिटरमाइन करता है पीएच को, ठीक है। यहाँ पर ब्लू या रेड में ये कन्वर्ट हो जाता है, अपना कलर चेंज कर लेता है, जिसकी वजह से हम पीएच डिटरमाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो लिटमस टेस्ट का क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका टू डिटरमाइन द पीएच ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो ए हमारा हो गया थर्ड, ठीक है, और हमारा डी क्या हो गया आपका सेकंड हो गया।
बायोयूरेट टेस्ट की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने प्रोटीन के टेस्ट के बारे में पढ़ा था फूड टेस्टिंग एंड एनालिसिस में। बायोयूरेट टेस्ट जो होता है ये डिटेक्ट करता है पेप्टाइड बॉन्ड को किसी भी सैंपल में। तो ये सी का हो गया 1। अब एक ही ऑप्शन आपके सामने बच रहा है, फोर्थ ऑप्शन, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर्स इन द सैंपल सॉल्यूशन। और ये भी हम लोगों ने पढ़ रखा था फूड टेस्टिंग एंड एनालिसिस के पोर्शन में कि जो आपका बेनेडिक्ट टेस्ट होता है वो क्या डिटेक्ट करता है भाई, ये रिड्यूसिंग शुगर की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है किसी भी सैंपल के अंदर। ठीक है, तो आपका फोर्थ यहां पर हमारा बेनेडिक्ट टेस्ट हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। ठीक है, देखो ए जो है आपका आयोडीन टेस्ट, ये किससे मैच कर जाएगा, थर्ड से मैच कर जाएगा। तो ए थर्ड यहां पर 2 ऑप्शन में दिख रहा है। बेनेडिक्ट टेस्ट जो है आपका ये फोर्थ हो जाएगा, तो बी का 4 दिख रहा है। बायोरेट टेस्ट का फर्स्ट दिख रहा है, ठीक है, तो सी का 1। और डी जो लिटमस टेस्ट है ये आपका सेकंड दिख रहा है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैचिंग का क्वेश्चन था, फूड टेस्टिंग एंड एनालिसिस से क्वेश्चन था, हमने पढ़ भी रखा था। क्लियर, आगे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस बेसेस इज फाउंड इन आरएनए बट नॉट इन डीएनए। देखो ये आपका न्यूक्लिक एसिड का पोर्शन का क्वेश्चन है जो कि आपके सिलेबस में फूड केमिस्ट्री के अंदर दिया हुआ था। ठीक है, यहां पर पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा नाइट्रोजनस बेस है जो कि आरएनए में होता है लेकिन डीएनए में नहीं होता है। बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ रखा था कि जो आपका थायमिन होता है वो यहां पर यूरेसिल से रिप्लेस हो जाता है जब आरएनए को अगर हम देखते हैं तो। ठीक है, तो यूरेसिल जो होता है वो आरएनए अकेले में पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ आरएनए में पाया जाएगा। बाकी जो आपका थायमिन होता है वो डीएनए में पाया जाता है इसकी जगह। ठीक है, तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज यूरेसिल। इट इज फाउंड ओनली इन आरएनए। ठीक है, हालांकि अगर आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से हो तो आपने ऑलरेडी इसको पढ़ भी रखा होगा अपने बचपन में। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर आपके सामने लिपिड से है। ठीक है, यहां पर आपसे पूछ रहा है कि एक ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर कितने फैटी एसिड और कितने ग्लिसरॉल होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा था कि 3 फैटी एसिड होता है, 1 ग्लिसरॉल होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग उसको ट्राइग्लिसराइड्स या फिर ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 3 फ्री फैटी एसिड और 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होता है आपका। ठीक है, ये ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मेशन करता है। क्लियर, आगे चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच इनबॉर्न ऑटोसोमल रिसेसिव मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इन्वॉल्व्स न्यूरल अमीनो एसिड पर्टिकुलरली ट्रिप्टोफैन। अब देखो ये बहुत ही यूनिक काइंड ऑफ क्वेश्चन है और बहुत ही आउट ऑफ द सिलेबस काइंड ऑफ क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल रहा है। यहां पर कह रहा है कि एक इनबॉर्न ऑटोसोमल रिसेसिव मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो रहा है जिसके अंदर न्यूट्रल अमीनो एसिड पर्टिकुलरली थायमिन ट्रिप्टोफैन जो होता है वो यहां पर क्या देखने को मिलता है भाई, इन्वॉल्व होता हुआ देखने को मिलता है। ठीक है, काफी आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन पूछा हुआ है ये। ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो आइसोवेलेरिक एकिडेमिया एक टाइप का डिसऑर्डर बोला जा रहा है आपसे, अगला है होमोसिस्टिन्यूरिया, अगला है आपका हार्टनप डिजीज, अगला है डाउन सिंड्रोम और लास्ट है नन ऑफ द अबव। तो देखो यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हार्टनप डिजीज। ठीक है, ये काफी आउट ऑफ द सिलेबस काइंड ऑफ क्वेश्चन है, हालांकि इससे रिलेटेड जो टॉपिक होते हैं उसको भी आपके सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया है, बट ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या बोल रहा है, अ कार्बन एटम विथ 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स इज सेड टू बी डैश एंड कॉल्ड अ डैश। ठीक है, बेसिकली देखो यहां पर कह रहा है कि एक ऐसा कार्बन एटम है जिसमें कि 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं। आप याद करो कार्बोहाइड्रेट के पोर्शन में जब हम लोग अपने आइसोमेरिज्म की तरफ मूव करते हैं तो वहां पर हम लोग कायरल सेंटर के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो वहां पर हम बताते हैं कि कोई भी कार्बन एटम जिससे कि 4 डिफरेंट एटम्स अटैच्ड हैं, ठीक है, उसको हम लोग एसिमेट्रिक कार्बन एटम बोलते हैं और ऐसे कार्बन को कायरल कार्बन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा था क्लास के अंदर। तो देखो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एसिमेट्रिक कार्बन, और इसको हम लोग कायरल सेंटर या कायरल कार्बन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच इज द इफेक्ट ऑफ मेलार्ड रिएक्शन ऑन द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड पर्टिकुलरली प्रोटीन। यहां पर कह रहा है कि अगर मेलार्ड रिएक्शन परफॉर्म हो रही है किसी भी प्रोटीन के अंदर तो उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू से रिलेटेड कौन सी चीज देखने को मिलती है। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है कि ये विटामिन के कंटेंट को बढ़ा देता है, ऐसा कुछ नहीं होता मेलार्ड रिएक्शन के दौरान। ठीक है, अगला ऑप्शन है कि ये प्रोटीन की डाइजेस्टिबिलिटी को बढ़ा देता है, जी नहीं, बिल्कुल ऐसा भी कुछ नहीं होता। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि ये डिक्रीज कर देता है अमीनो एसिड की बायो अवेलेबिलिटी को। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि ये स्टेबलाइज करता है एसेंशियल अमीनो एसिड जैसे कि लाइसिन वगैरह को, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। ठीक है, अब यहां पर जैसा कि आपको पता है कि जो आपके अमीनो एसिड होते हैं और रिड्यूसिंग शुगर होते हैं वो दोनों मिलकर के मलाड रिएक्शन में परफॉर्म करते हैं, और यहां पर जो आपकी प्रोटीन प्रेजेंट थी जिसका अमीनो एसिड इन्वॉल्व हो रहा है,
ठीक है, किसी भी टाइप के मेलार्ड रिएक्शन में, और वहां मेलेनॉइडिन का फॉर्मेशन कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कॉमन सेंस हमें ये बताता है कि यहाँ पर क्या होता है भाई, बायो अवेलेबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज होती है किसी भी अमीनो एसिड की जब हमारा मेलार्ड रिएक्शन परफॉर्म होता है तो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इट डिक्रीजेस द अमीनो एसिड बायो अवेलेबिलिटी। क्लियर। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि व्हेन ऑक्सीडाइज्ड 1 ग्राम प्रोटीन शुड यील्ड वाटर अप टू। तो देखो हम लोगों ने मेटाबॉलिक वाटर के बारे में पढ़ रखा था कि ये ऐसा वाटर होता है जो कि आपके जो फूड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जब वो ऑक्सीडाइज होते हैं तब ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटीन से रिलेटेड पूछ लिया स्पेसिफिकली कि प्रोटीन कितना यील्ड करता है वाटर के अमाउंट को। ठीक है, तो 1 ग्राम अगर प्रोटीन है तो कितना वाटर के अमाउंट को यहाँ पर ये यील्ड करेगा। ऑप्शन आर 0.59, 2.12, 1.42 या फिर 0.41 या फिर नन ऑफ दी अबव। तो देखो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 0.41 ग्राम यहाँ पर वाटर को यील्ड करता है जब 1 ग्राम प्रोटीन ऑक्सीडाइज होता है तो। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू WHO FAO UNO 1985 a safe intake of protein should not be lower than dash per kg of body weight per day। देखो ऐसे क्वेश्चन हालांकि आयोग को पूछने नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ही अपडेटेड एरा में हम जी रहे हैं। 2020 का RDA आ गया है, आप 2010 पूछ लेते समझ में आता, आप 1985 के अकॉर्डिंगली पूछ रहे हो, वो भी WHO FAO और UNO का। ठीक है, अब किस लिए इतना पुराना पूछा गया और किस तरह से सोच करके इसको पूछा गया, हालांकि ये बहुत ही नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाने चाहिए। आप 2020 से पूछ सकते थे RDA के हिसाब से, ICMR के हिसाब से, आप 2010 का पूछ सकते थे, लेकिन इतना पुराना डेटा आपको नहीं पूछना चाहिए था। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट किया होगा और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होगा कि उस समय का क्या हुआ करता था। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने 2010 और 2020 का ही पढ़ा था। ठीक है, ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो 2.15 ग्राम है, 1.25 है, 0.75, 1.75 या फिर नन ऑफ द अबव। अब देखो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 0.75 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर डे। ठीक है, 2010 की अगर हम ICMR NIN डेटा की बात करें तो 1 ग्राम हुआ करता था, 2020 में 0.83 हुआ करता था। शायद आप लोगों को दोनों याद रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा क्वेश्चन है और ऐसी ऐसी चीजें नहीं लानी चाहिए एग्जाम के अंदर है। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच एंजाइम इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पॉइलेज ऑफ लिपिड्स इन फ्रोजन फिश प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब ध्यान देना यहां पर कि किसको ये बता रहा है कि यहां पर ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, तो लिपिड की बात कर रहा है कि लिपिड जो है उसमें स्पॉइलेज देखने को मिल रहा है फिश के अंदर। ठीक है, इस चीज पर फोकस करना। ऑप्शन क्या दे रहा है, प्रोटीएज, पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज, लाइपोक्सिजनेज, अमाइलेज, नन ऑफ द अबव। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं, भूल जाओ हर चीज। ठीक है, प्रोटीएज क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, पढ़ा था हम लोगों ने अच्छे से। ठीक है, पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज जो होता है इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि एंजाइमेटिक ब्राउनिंग में इसका रोल होता है। ठीक है, अमाइलेज की बारे में अगर हम बात करें तो जो आपका अमाइलोज होता है उसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है स्टार्च के अंदर। ठीक है, लाइपोक्सिजनेज के बारे में भी पढ़ा था और यहां पर पढ़ा था कि लिपिड को ऑक्सीडाइज जब करना होता है तो लाइपोक्सिजनेज जैसे एंजाइम की यूज में लाया जाता है। ठीक है, तो यहां पर लिपिड था ना, वो भी किसमें, फ्रोजन फिश प्रोडक्ट में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लाइपोक्सिजनेज। क्लियर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है, बैक्टीरिया ग्रो एट टेम्परेचर्स बिटवीन डैश, दिस टेम्परेचर रेंज इज नोन एज डैश। ठीक है, ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो पहला कह रहा है कि 20 टू 40 डिग्री सेल्सियस और उसको डिकम्पोजिशन जोन कहते हैं। सेकंड ऑप्शन कह रहा है 15 टू 70 डिग्री सेल्सियस, उसको डीके जोन कहते हैं। थर्ड ऑप्शन कह रहा है 5 टू 60 डिग्री सेल्सियस, उसको डेंजर जोन कहते हैं। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है 35 टू 40, इसको डिटोरिएशन जोन कहते हैं। और लास्ट ऑप्शन कह रहा है नन ऑफ दी अबव। तो देखो यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 5 टू 60 डिग्री सेल्सियस और इसको हम लोग डेंजर जोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। आगे चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल प्रिजर्वेटिव कॉमनली यूज्ड इन फूड प्रोसेसिंग। इनमें से नेचुरल प्रिजर्वेटिव कौन सा है। ठीक है, ऑप्शंस की अगर हम बारे में बात करें तो पोटेशियम सॉर्बेट, सोडियम बेंजोएट, नाइसिन, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल या फिर नन ऑफ द अबव। अब देखो ज्यादातर लोगों ने नन ऑफ द अबव किया होगा और कुछ लोगों ने नाइसिन किया होगा। यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नाइसिन। नाइसिन क्यों हो रहा है एज अ नेचुरल प्रिजर्वेटिव, क्योंकि नाइसिन जो होता है वो बैक्टीरियाज के द्वारा भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके द्वारा नाइसिन का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। क्लियर। बाकी की जो चीजें हैं वो सब के सब केमिकल हैं, इनको तो आप देखते ही नकार दिए होंगे। तो यहाँ पर दो ही टाइप के आंसर्स आपने सही किए होंगे, या तो नन ऑफ द अबव या तो नाइसिन। ठीक है, और करेक्ट आंसर यहाँ पर जो जा रहा है वो जा रहा है नाइसिन।
क्लियर। आगे चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दी येलो कलर इन काउ मिल्क इज ड्यू टू। जो काउ मिल्क होता है यानी गाय का दूध, उसमें जो पीला रंग दिखाई पड़ता है वो किसकी वजह से होता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, इसके बारे में कंपोजिशन ऑफ मिल्क में हम लोगों ने यूट्यूब पर भी क्लासेस कर रखी हैं। ऑप्शंस की अगर हम बारे में बात करें तो ज़ैंथोफिल, बीटा कैरोटीन, राइबोफ्लेविन, बिक्सिन या फिर नन ऑफ द अबव। तो हमने पढ़ रखा था कि बीटा कैरोटीन की वजह से येलो कलर वहां पर दिखाई पड़ता है। ठीक है, पीवाईक्यू है, बहुत बार पूछा गया है। क्लियर। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ फूड इरेडिएशन। फूड इरेडिएशन का इनमें से क्या बेनिफिट नहीं है। ठीक है, ऑप्शंस के बारे में बात करें, पहला ऑप्शन कह रहा है कि डिलेइंग स्प्राउटिंग एंड राइपनिंग, कि मतलब जो फूड इरेडिएशन करोगे तो ये स्प्राउटिंग और राइपनिंग नहीं कराएगा, क्योंकि यहां पर क्या बोला है, नॉट अ बेनिफिट। ठीक है, अगला ऑप्शन कह रहा है एक्सटेंडिंग शेल्फ लाइफ, यानी उसका जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाएगा फूड का अगर आप उसको इरेडिएट करा दोगे तो। अगला कह रहा है प्रिवेंशन ऑफ फूड बॉर्न इलनेस। ठीक है, मतलब फूड में पैदा होने वाली जो बीमारियां होती जो उसको कंजम्पशन करने से आती हैं वो यहां पर प्रिवेंट हो जाएंगी। अगला ऑप्शन कह रहा है कि इंसेक्ट इन्फेस्टेशन से कंट्रोल करोगे आप इसको। अगला है नन ऑफ द अबव। तो हमने ही रेडिएशन के अंदर पढ़ रखा था ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, स्प्राउटिंग भी आप डीले करा सकते हो। ठीक है, तो यहां पर नॉट अ बेनिफिट कह रहा है, भाई ये तो बेनिफिट है। ठीक है, अगला है यहाँ पर एक्सटेंडेड शेल्फ लाइफ, जी हाँ बिल्कुल, शेल्फ लाइफ भी बढ़ा सकते हो। प्रिवेंशन ऑफ फूड बॉर्न इलनेस, जी हाँ इसको भी प्रिवेंट कर सकते हो। इंसेक्ट, रॉडेंट, इन सबको भी यहाँ पर क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है रेडिएशन से। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज नन ऑफ द अबव। क्लियर, और इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा था। ठीक है, आगे चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ एसीटेट एंड एसिटिक एसिड रिक्वायर्ड इन बफर सिस्टम ऑफ पीएच 5.30। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या करना है भाई, ये आपको रेशियो यहां पर कैलकुलेट करना है, किसका किसका, एसीटेट और एसिटिक एसिड का बफर सिस्टम ऑफ पीएच 5.3 के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली हेंडरसन हैसेलबैग इक्वेशन के ऊपर ये पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, जिन लोगों ने यहाँ पर पूरा वैल्यू रख करके पुट करके इसको सॉल्व किया होगा उनका आंसर आ रहा होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 3.5। ठीक है, ये आपका एक कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है जो कि हेंडरसन हैसेलबैग इक्वेशन से था। इस इक्वेशन के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ रखा था। ठीक है भाई, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेलेनॉइडिन पिगमेंट ड्यूरिंग फूड ब्राउनिंग। जब आपका मलाड रिएक्शन होता है, यानी जब मेलानॉइडिन का फॉर्मेशन होता है, तो उस दौरान पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जो कि नेसेसरी होनी चाहिए। ऑप्शंस की अगर हम बारे में बात करें तो लो टेम्परेचर, हाई वाटर एक्टिविटी, न्यूट्रल पीएच कंडीशन, लो रिड्यूसिंग शुगर कंसंट्रेशन या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो देखो यहां पर अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज न्यूट्रल पीएच कंडीशन। ठीक है, बाकी अगर हम बारे में बात करें, लो टेम्परेचर नहीं, हमारा मलाड रिएक्शन तो हाई टेम्परेचर पर होता है। वाटर एक्टिविटी की अगर हम बारे में बात करें तो लो वाटर एक्टिविटी पर मलाड रिएक्शन देखने को मिलता है। लो रिड्यूसिंग शुगर कंसंट्रेशन होगा तो मलाड रिएक्शन होगा नहीं, क्योंकि आपका अमीनो एसिड और रिड्यूसिंग शुगर के बीच में होता है। और जो आपका न्यूट्रल पीएच कंडीशन है ये यहाँ पर बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है मिलाड रिएक्शन को परफॉर्म होने के लिए। इस वजह से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, आगे चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइपोप्रोटीन इज मोस्ट एसोसिएटेड विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द लीवर टू पेरिफेरल टिश्यू। ठीक है, लीवर से पेरिफेरल टिश्यू की तरफ कोलेस्ट्रॉल का ट्रांसपोर्ट कौन कराता है, मतलब बेसिकली यहां पर कौन सा लाइपोप्रोटीन इन्वॉल्व होता है। ठीक है, पहला है आपका काइलोमाइक्रॉन्स, दूसरा है एसडीएल, तीसरा है एलडीएल और चौथा है वीएलडीएल, पांचवा है नन ऑफ द अबव। तो हमने दो चीजें पढ़ रखी थी कि लीवर तक कोलेस्ट्रॉल को ले आने का काम पेरिफेरल टिश्यू से वो करता है एसडीएल, इस वजह से उसको हम कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, अब अगर आप इसी का उल्टा कर दो, लीवर से पेरिफेरल टिश्यू की तरफ अगर कोलेस्ट्रॉल ले जाया जाने का काम किया जा रहा है तो ये करता है बैड कोलेस्ट्रॉल, दैट इज एलडीएल। इस वजह से यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एलडीएल, दैट इज लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। क्लियर है भाई, चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा रहा है, दी विटामिन एसेंशियल फॉर द कन्वर्जन ऑफ मिथाइल मेलोनिल को एंजाइम ए टू सक्सिनाइल को एंजाइम ए। ठीक है, बहुत ही यूनिक सा क्वेश्चन है और ये एक टफ क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको जनरल बुक्स के अंदर ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं विटामिन से रिलेटेड एटलीस्ट। ठीक है, ऑप्शंस की अगर हम बारे में बात करें तो विटामिन बी2 है, बी12 है, बी1 है, बी6 है या फिर नन ऑफ द अबव है। यहां पर करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज विटामिन बी12। क्लियर, ये एक टफ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मिसल्स आर, मिसल्स के बारे में यहां पर आपसे पूछ रहा है कि क्या होते हैं, क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं। ऑप्शंस के बारे में अगर हम बात करें तो पहला कह रहा है स्टेबल स्ट्रक्चर होते हैं, फोमिंग एजेंट की तरफ वर्क करते हैं वायरस के अंदर। ठीक है, अगला ऑप्शन कह रहा है कि स्टेबल स्ट्रक्चर होते हैं, एम्फीपैथिक होते हैं और ये वाटर के अंदर पाए जाते हैं। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि स्टेबल स्ट्रक्चर होते हैं, सर्फेक्टेंट की तरफ वर्क करते हैं बेकिंग सोडा के अंदर।
फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि स्टेबल स्ट्रक्चर होते हैं लाइपोफिलिक सब्सटेंसेस मिल्क के अंदर, ठीक है। लास्ट ऑप्शन कह रहा है नन ऑफ द अबव। देखो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ एम्फीपैथिक कंपाउंड्स इन द वाटर, ठीक है। हम लोगों ने जब लिपिड का डाइजेशन पढ़ा था तो वहां पर हम लोगों ने मिसल्स के बारे में देखा था, कैसे उनका फॉर्मेशन होता था, इसके बारे में देखा था। तो ये एक टाइप के एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। वहां पर आपने देखा था कैसे इमल्सिफिकेशन होता है, तो वहां पर इमल्सिफिकेशन होता है मिसल्स की वजह से। इस वजह से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, आगे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, साइनोसिस अकर्स ड्यू टू, साइनोसिस किस वजह से होता है। ऑप्शंस के बारे में बात करें तो लो हीमोग्लोबिन, फॉस्फेट पॉइजनिंग, लॉस ऑफ आयरन, नाइट्राइट पॉइजनिंग, नन ऑफ द अबव। अब देखो दो करेक्ट ऑप्शंस यहां पर समझ में आ रहे हैं। या तो लो हीमोग्लोबिन की वजह से भी आपको देखने को मिलता है कि साइनोसिस की कंडीशन होती है, बॉडी जो होती है वो ब्लू कलर की हो जाती है, ठीक है। नाइट्राइट पॉइजनिंग की वजह से भी, ठीक है, साइनोसिस की कंडीशन होती है, लेकिन उसमें भी फाइनली होता क्या है कि हीमोग्लोबिन का कंटेंट ही लो होता है, ठीक है। तो दो ऑप्शंस यहां पर सही समझ में आ रहे हैं, एक है लो हीमोग्लोबिन और दूसरा है नाइट्राइट पॉइजनिंग, ठीक है। अब देखते हैं कि ऑफिशियल आंसर की के अंदर इसका क्या आंसर आता है। हम इस क्वेश्चन को ऑफिशियल आंसर की के लिए छोड़ देते हैं और वहां पर उसके आने का इंतजार करते हैं, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहां पर हमको नहीं मिल रहा है फिलहाल। अगर हम बोले कि 60% कौन सा ज्यादा सही होगा तो आपका ऑप्शन नंबर ए, लगभग 60% चांसेस हैं कि यही आंसर आपका करेक्ट कंसीडर किया जाएगा। बाकी ऑफिशियल आंसर की के आने का वेट करते हैं, ठीक है भाई। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज मोस्ट लाइकली टू बी डिग्रेडेड ड्यूरिंग द मिलिंग प्रोसेस ऑफ व्हीट लीडिंग टू द डिफिशियंसी ऑफ रिफाइंड फ्लावर। जब हम किसी भी गेहूं के दाने से मैदा बनाने का काम करते हैं, रिफाइंड व्हीट फ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं, मैदा बोलते हैं, ठीक है। तो कौन सा विटामिन लॉस होता है, ठीक है। तो देखो मैदा बनता है तो कौन कौन से स्ट्रक्चर वहां से निकल रहे हैं जरा सा उसको देखो। जो आपका ब्रांड पोर्शन है, सीड कोट है, कवरिंग है, वो पूरी निकल जाएगी और जर्म निकल जाएगा, ठीक है। अब जर्म में पाया जाता है विटामिन ई, और आपका जो ऊपर का स्ट्रक्चर है सीड कोट का स्ट्रक्चर, उसमें बी कॉम्प्लेक्स के बहुत सारे विटामिन B1 B2 ये सारे पाए जाते हैं, ठीक है। अब उनमें से ढूंढो कि यहां पर कौन सा विटामिन है वही लॉस होगा, ठीक है। ऑप्शन आर विटामिन B1, ए, सी, के या फिर नन ऑफ द अबव। देखो हमने क्या बोला, जर्म में होता है ई, वो लॉस होगा, और आपका सीड कोड जो होता है उसमें होता है B1 B2 ये सब, तो ये लॉस होंगे। B1 वाला है ना ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। फिलहाल ये भी एक टाइप का पीवाईक्यू ही है, पीवाईक्यू अगर आपने सॉल्व किया होगा ये क्वेश्चन जरूर देखा होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द प्रिसाइज मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म बाय विच एस्कॉर्बिक एसिड एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड जो कि आपका विटामिन सी होता है, वो कैसे एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करता है, क्या मैकेनिज्म फॉलो करता है, ठीक है। ऑप्शंस के बारे में बातें करें तो एक्टिंग एज अ प्रोटॉन डोनर टू रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि स्कैवेंजिंग फ्री रेडिकल्स बाय डोनेटिंग अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। तीसरा ऑप्शन कह रहा है एनहांसिंग ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज इन सेल। चौथा ऑप्शन कह रहा है इनहिबिटिंग द फेंटोन रिएक्शन बाय चिलेटिंग आयरन, और लास्ट ऑप्शन कह रहा है नन ऑफ द अबव। आप भूल जाओ एस्कॉर्बिक एसिड के बारे में, हमने एंटीऑक्सीडेंट के बारे में तो पढ़ा था ना, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट में यही तो बताया था जो यहां पर कह रहा है कि स्कैवेंजिंग फ्री रेडिकल्स बाय डोनेटिंग सिंगल इलेक्ट्रॉन, अपना खुद का इलेक्ट्रॉन दे देता है जिससे कि जो फ्री रेडिकल थे वो स्टेबलाइज हो जाएं। वो स्टेबलाइज हो जाएंगे तो वो जो एक हार्मफुल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे थे हमारी बॉडी के अंदर वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सिंपली एंटीऑक्सीडेंट भी लिखा होता तब भी ऑप्शन नंबर बी ही होता। एस्कॉर्बिक एसिड होता है एक टाइप का एंटीऑक्सीडेंट, तो यहां पर ऑप्शन सहित ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे है, ग्लूकोसिनोलेट्स आर प्राइमरली फाउंड इन विच फैमिली ऑफ प्लांट्स। आप एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर की क्लास को याद करो, उसको आपको बाद में प्रोवाइड कराई गई थी, वहां पर हमने ग्लूकोसिनोलेट्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन देखो आपसे, ऑप्शन क्या क्या कह रहा है कि एस्टरेसी, सोलेनेसी, क्रूसीफेरी, रोजेसी और नन ऑफ द अबव। अब जितने भी आपके ये कैबेज फैमिली के जितने भी मेंबर्स होते हैं तो ये आते हैं आपके क्रूसीफेरी फैमिली में, ठीक है। अब ये ब्रेसिकेसी के अंदर ही क्रूसीफेरी आता है, हमने आपसे ब्रेसिकेसी बता रखा था। अब जिन लोगों को ये पता रहा होगा कि हाँ ब्रेसिकेसी के अंदर ही क्रूसीफेरी आता है उनका तो सही होगा, बाकी जिनको नहीं पता होगा उनका मे भी गलत हो ये क्वेश्चन, ठीक है, या उन्होंने स्किप कर दिया होगा। तो ये क्रूसीफेरी फैमिली के मेंबर्स होते हैं, क्लियर। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिटर फ्लेवर इन कोकोआ एंड कॉफी, ठीक है। ऑप्शंस की अगर हम बारे में बात करें तो लैक्टिक एसिड है, थियोब्रोमीन है, कैफीन है, पॉलीफेनोलिक कंपाउंड है या फिर नन ऑफ द अबव है, ठीक है। अब देखो अगर आप ध्यान दोगे तो जो थियोब्रोमीन होता है ना वो आपका कोकोआ में पाया जाता है, ठीक है। कैफीन जो होता है ये आपका किस में पाया जाता है, कॉफी में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन जो आपके फेनोलिक कंपाउंड्स होते हैं वो दोनों में पाए जाते हैं और वो भी बिटरनेस के लिए कॉज
करते हैं, ठीक है, बिटरनेस कराने का काम करते हैं। इसलिए यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फिनोलिक कंपाउंड। फिर भी आंसर की को आने का वेट करते हैं और देखते हैं कि उनके अकॉर्डिंगली यहाँ पर कौन से आंसर को अप्रोप्रिएट माना जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा ओवरऑल पेपर का डिस्कशन, जिसमें कि मेरे सेगमेंट से जो भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी वो आपको डिस्कस करी हमने। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।